एक गांव में एक किसान मंगू रहा था। मंगू बहुत ही मेहनती था, लेकिन खेतों में खूब मेहनत करने पर भी वो कुछ ज्यादा नहीं बचा पाता था। इसी कारण वो अक्सर गांव के जमींदार शेर सिंह से उधार ले लिया करता था। एक दिन शेर सिंह मंगू को बुलाता है और अपने पैसे मांगता है। मंगू, मेरे पैसे कब वापस करेगा? तुझे इतना समय दे दिया है, लेकिन तू कुछ भी वापस नहीं कर पा रहा है, और सुना है तुझे और पैसा भी चाहिए। पता है मालिक, लेकिन मैं क्या करूं? घर के खर्चे इतने हैं, और फिर फसल भी इस बार इतनी खराब हुई कि कुछ नहीं बचा। अगर आप मना कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? घर पर बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं मालिक। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मदद कर दो मालिक, मदद कर दो, बहुत जरूरत है। देखो मंगू, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? है तेरे पास कुछ गिरवी रखने को? वैसे भी तेरी वो जमीन कुछ दिनों में मेरी हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो मालिक? वो जमीन तो लाखों की है, और हमने इतने पैसे थोड़ी ना लिए हैं आपसे। शेर सिंह को मंगू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो अब तू हमें हिसाब किताब समझाएगा? अब बस निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। और हाँ, सुन कान खोलकर, अगर तूने एक सप्ताह में मेरे पैसे वापस नहीं किए, तेरी जमीन तो गई। बहुत आंख दिखाते हो तुम लोग। ऐसा कहकर शेर सिंह मंगू को वहाँ से भगा देता है। मंगू उदास मन से घर जाता है। वहाँ पर उसकी बीवी रमा और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे तुम आ गए, कुछ इंतजाम हुआ क्या? आज 2 दिन हो गए, बच्चों ने कुछ नहीं खाया। गया तो था उस जमींदार के पास भीख मांगने को, लेकिन उसने भी मना कर दिया और हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। अब मैं ही बचा। बोल दे अपने बच्चों को, ज्यादा भूख लगी है तो मुझे खा ले। ऐसा कहकर मंगू रोने लगता है। रमा मंगू के पास आती है और बोलती है, अरे तुम परेशान न हो जी, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मैं बच्चों को समझा दूंगी, तुम चिंता न करो। ऐसा कहकर रमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन मंगू को नींद नहीं आती है और वो अपने घर से चला जाता है। रास्ते में एक नदी आती है। मंगू वहाँ रुकता है और सोचता है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। फिर मंगू ये सोचकर नदी की तरफ आत्महत्या करने के इरादे से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो नदी में कूदने लगता है, वहाँ उसे सोने का सिक्का दिखता है। मंगू सिक्के की तरफ देखता है, लेकिन उसे उठाता नहीं है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। बहुत ईमानदार देखे, लेकिन तेरे जैसा ईमानदार मैंने पहली बार देखा है। सोने का सिक्का तेरे सामने पड़ा है और तूने उसे नहीं उठाया। चुड़ैल जी, मैं गरीब हूँ, चोर नहीं। मैं किसी और के पैसे कैसे ले सकता हूँ? इसलिए मैंने आपके सिक्के को भी नहीं उठाया। मैं सब जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया था। तुझे पता है, अगर तू इस सिक्के को उठाता तो तेरे साथ क्या होता? क, 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 क्या होता चुड़ैल जी? तेरी गर्दन भी इन सब के जैसी पड़ी होती। ये सब लालची थे और इनको इनके लालच का फल मिल गया है। मैं तेरी ईमानदारी से खुश हूँ। बता तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चुड़ैल जी, मेरे पास सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल मंगू को पेड़ के पीछे ले जाती है। वहाँ कई लोगों की कटी हुई गर्दन पड़ी होती है। मंगू, अगर तेरे पास सब कुछ है तो तू यहाँ आत्महत्या करने क्यों आया है? चल जल्दी से बता, तुझे क्या समस्या है? फिर मंगू चुड़ैल को अपने बारे में सारी बात बताता है। आप कुछ करिए चुड़ैल जी,
नहीं तो ये दुष्ट मेरे जैसे सभी गरीबों की जमीन ऐसे ही धोखे से छीन लेगा और फिर कोई ऐसे ही आत्महत्या करने के लिए आएगा। फिर चुड़ैल मंगू को वो सोने का सिक्का देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। मंगू वो सोने का सिक्का लेकर घर पहुँचता है और घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी रीमा को बताता है, जिसे सुनकर रीमा बोलती है, तुम ये सिक्का तो ले आए हो, लेकिन क्या एक चुड़ैल पर विश्वास करना ठीक रहेगा? तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तुम सही कह रही हो, भला एक चुड़ैल पर क्यों भरोसा करे कोई? लेकिन तुमने भी तो उस शैतान जमींदार पर भरोसा किया था, बदले में क्या मिला? चुड़ैल बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मैं तो ये जानना चाह रही थी कि आप हमारी मदद करना क्यों चाह रही हो। मैं बताती हूँ तुम्हें सारी बात। पहले ये सारी जमीनें मेरे बाबूजी महेंद्र प्रताप की थी और मेरा नाम सपना है। तुम्हारा ये जमींदार हमारे यहाँ नौकर होता था, लेकिन इसने धोखे से सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मेरे बाबूजी और मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। फिर चुड़ैल रीमा और मंगू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रीमा चुड़ैल से बोलती है, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ सपना बहन। आपकी सारी बात सुनने के बाद तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दुष्ट को अपने हाथों से मार दूं। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है बहन, मैं अकेले ही काफी हूँ उस दुष्ट के लिए, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फिर चुड़ैल उनको अपनी योजना समझाती है और अपना रूप बदल लेती है और बहुत ही सुंदर औरत बन जाती है। अगले दिन योजना के अनुसार मंगू चुड़ैल को जमींदार के पास ले जाता है और जमींदार को बोलता है, शेर सिंह जी, ये मेरी साली है जो कि पास के गांव में ही रहती है। इसे भी पैसों की बहुत जरूरत है, कुछ करो इसके लिए। क्यों नहीं मंगू, अब तू लाया है तो मदद तो करनी पड़ेगी। वैसे क्या नाम है इसका? जी, इसका नाम सुंदरी है। ये तो अपने नाम की तरह ही सुंदर है भाई। चल बता, कोई जमीन है इसके पास? जी जमींदार जी, पास में नदी के पास जो जमीन है वो सारी मेरी है, बस आप उसके पेपर ले लो और मेरी मदद कर दो। फिर शेर सिंह सुंदरी से जमीन के पेपर ले लेता है और बदले में सुंदरी को पैसे दे देता है। फिर मंगू और सुंदरी वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे चुड़ैल जी, आपने तो जमीन के पेपर उसको दे दिए, अब तो वो आपकी जमीन भी खा जाएगा। खा तो तब जाएगा जब मेरी वो जमीन होगी। मैंने उसी की जमीन उसी को दे दी है। अब तुम ये पैसे पकड़ो और जाकर अपनी जमीन उस शैतान से वापस ले लो। फिर मंगू अगले दिन जाकर शेर सिंह को उसके पैसे वापस कर अपनी जमीन वापस ले आता है। धीरे धीरे मंगू चुड़ैल की मदद से गांव के बाकी गरीब किसानों की जमीनें भी वापस लेने लग जाता है। फिर शेर सिंह को कुछ शक होता है और वो बैठे बैठे सोचता है, जब से सुंदरी इस गांव में आई है, ये गांव वाले कुछ ज्यादा ही अमीर हो गए हैं। पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है इनके पास। सब के सब अपनी जमीनें छुड़वा रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। और इस फोकटिये मंगू के भाव भी बदल गए हैं। फिर शेर सिंह मंगू पर नजर रखने लग जाता है। एक दिन वो सुंदरी और मंगू की बातें मंगू के घर के बाहर खड़े होकर सुन लेता है। सुंदरी, मंगू, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तो क्या दो दो बार मारेगा मुझे? हाँ? पहले भी तो मैं तेरी वजह से मरी थी। पहचाना मुझे? ऐसा कहकर सुंदरी अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। शेर सिंह उसे पहचान जाता है। तुम महेंद्र सिंह की बेटी हो। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गई थी। मरी नहीं थी दुष्ट, तेरे कारण आत्महत्या की थी। अब तू भी मरेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल शेर सिंह को जोर से पटकती है। शेर सिंह वहीं मर जाता है। फिर चुड़ैल मंगू के पास जाती है। मंगू भैया,
आज से ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम सारी जमीनें गांव वालों को वापस कर देना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सोहनपुर के एक छोटे से शहर में एक स्विमिंग पूल था। वो काफी खूबसूरत था। जिस किसी को स्विमिंग का शौक होता तो वो स्विमिंग के लिए उसी स्विमिंग पूल पर आता। ज्यादातर लोग छुट्टी के दिन स्विमिंग के लिए आते थे, या जिन्हें स्विमिंग सीखनी होती तो वो रोज आते थे। पर काफी टाइम से उस स्विमिंग पूल में लोगों का आना कुछ कम हो गया था। उस स्विमिंग पूल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये कहने लगे थे कि इस स्विमिंग पूल में भूत है। सोहनपुर के शहर में एक मनीष नाम का लड़का रहता था। वो अपने माँ पापा और अपने छोटे भाई बंटी के साथ रहता था। उसका घर स्विमिंग पूल से थोड़ी दूरी पर ही था। मनीष क्लास 12 में पढ़ता था और उसका छोटा भाई क्लास 9 में। उन दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कहीं भी जाते साथ साथ जाते। उनका एक दोस्त भी था, उसका नाम चिंटू था। चिंटू भी उनके साथ भाई के जैसा रहता था। वे तीनों मिलजुल कर रहते थे। एक दिन की बात है, बंटी अपनी माँ से स्विमिंग सीखने की जिद करने लगा। माँ, मुझे भी स्विमिंग सीखनी है। नहीं, मैं तुम्हें स्विमिंग सीखने के लिए नहीं जाने दे सकती। माँ, सीखने दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी मनीष कहता है, माँ, जाने दो ना, अभी स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही हैं। बंटी का मन है स्विमिंग सीखने का, तो उसे सीखने दो। तुम्हें पता भी है उस स्विमिंग पूल में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। लोग कहते हैं कि उस स्विमिंग पूल में भूत है। माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। ये लोगों का वहम है। भूत वूत कुछ नहीं होता। नहीं जाना तो नहीं जाना, मैं तुम्हें स्विमिंग के लिए नहीं जाने दूंगी। बस अब इसके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। ये सुनकर बंटी बहुत जोर जोर से रोने लगा, पर उसकी माँ नहीं मानी। बंटी को रोता देख मनीष को बहुत दुख हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। बंटी बहुत रोता है, वो खाना पीना छोड़ देता है। मनीष से बंटी का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। वो बंटी से कहता है, पहले तुम चुप हो जाओ। भाई, मुझे सीखना है, प्लीज भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें स्विमिंग सीखने दूंगा, पर तुम माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। नहीं बताऊंगा भैया, तुम कल से ही जाना चालू कर दो। मेरे प्यारे भैया। ठीक है, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, स्विमिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना। जी भैया। अगले दिन बंटी अपनी माँ से छुपकर स्विमिंग करने चला जाता है। आज बंटी बहुत खुश था। वो पहली बार स्विमिंग सीखने के लिए आता है। सर, मुझे स्विमिंग सीखनी है। ठीक है, तुम अपना एडमिशन फॉर्म भर दो। ठीक है सर। बंटी स्विमिंग क्लासेस में एडमिशन ले लेता है और कोच बंटी को स्विमिंग सिखाने लगता है। जब बंटी पुल के अंदर होता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसे नीचे की ओर खींच रहा है, पर बंटी उधर ध्यान नहीं देता और उसकी क्लास का टाइम भी खत्म हो जाता है और वो अपने घर जाने लगता है। घर पहुंचकर, आई, आज तो बहुत मजा आया। स्विमिंग का तो मजा ही कुछ और है। तभी मनीष का ध्यान बंटी के पैर की तरफ जाता है। बंटी, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। बंटी ये कहकर सोने चला जाता है और अगले दिन बंटी अपनी माँ से छुपकर क्लास के लिए जाता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त चिंटू मिलता है। वो बंटी से कहता है, मैं भी स्विमिंग की क्लास लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हम दोनों एक साथ जाया करेंगे। और वो दोनों क्लास के लिए चल पड़ते हैं। दोनों स्विमिंग सीखने लगते हैं। तभी अचानक बंटी को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे जोर से नीचे खींच रहा है। वो पूरी ताकत लगाकर बाहर आ जाता है। उसे पुल में ऐसे लगता है जैसे कोई पुल के अंदर है। बंटी कुछ सोच रहा होता है, तभी अचानक एक हाथ निकलकर बंटी को पुल में खींच लेता है। भूत, भूत, भूत। बंटी भूत भूत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी चिंटू कहता है, क्या हुआ? कहाँ है भूत? चिंटू, तुम पागल हो क्या? कहाँ है भूत? मैं सही कह रहा हूँ। अभी एक हाथ पानी में से निकला और मेरी गर्दन पकड़कर नीचे खींचने लगा। पर बंटी की बात का चिंटू विश्वास नहीं करता। कुछ नहीं है, तुम ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम घर जाकर आराम करो। माँ, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। लाती हूँ, अपने भाई को तो आने दो।
तुम तो उसके बिना खाना नहीं खाते, फिर आज क्या हुआ? माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ और खाना खाकर सोना चाहता हूँ। ठीक है। तभी माँ को बंटी कुछ अजीब सा लगता है, जैसे वो पहले से कमजोर और दुबला सा हो गया हो, शायद ज्यादा मेहनत करता है। तभी मनीष आ जाता है। बंटी, ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा? और तुम कुछ घबराए से भी लग रहे हो। भाई, कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं। मनीष अपने मन में सोचता है कि बंटी कुछ बदला बदला सा दिख रहा है और उसका बर्ताव भी बदल सा गया है। अगले दिन बंटी क्लास के लिए जाता है और उसे नया कोच स्विमिंग सिखाता है। बंटी का नया कोच दिखने में काफी भयानक लग रहा था। उसकी शक्ल भी बहुत डरावनी थी और उसकी आवाज भी बहुत रूखी थी। आज से मैं तुम्हारा नया कोच हूँ। पहले वाले कोच कहाँ गए? वो छुट्टी पर गए हैं, मैं ही अब तुम्हारा कोच हूँ। जी ठीक है सर। कोच बंटी को स्विमिंग सिखाने लगता है। बंटी जैसे ही पुल में उतरता है तो बंटी की चीख निकल जाती है। उसे पुल में पानी की जगह खून दिखाई देता है। वो बहुत डर जाता है। क्या हुआ? खून, खून। कहाँ है खून? कोच बंटी को जोर से डांटता है और उसका हाथ खींचते हुए अंदर ले जाता है। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। खून है, खून है। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। बंटी जोर से चिल्लाता है। जैसे ही नया कोच बंटी को पानी में ले जाता है तो वो कोच नहीं बल्कि एक भयानक भूत होता है। तभी बंटी कहता है, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? जो कोई भी स्विमिंग पूल में आएगा, स्विमिंग सीखने आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। ये स्विमिंग पूल मेरा है। तुम्हारा? हाँ, मेरा। मैं कभी स्विमिंग पूल का मालिक हुआ करता था। मेरे दोस्त ने धोखे से स्विमिंग पूल मुझसे छीन लिया और मुझे जहर देकर मार डाला और इसी स्विमिंग पूल में दफना दिया। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। मैं सबको मार डालूंगा। जो कोई भी स्विमिंग पूल में सीखने आएगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? देखो, पानी में खून है। सर मुझे पानी में लेकर जा रहे हैं। कौन लेकर जा रहा है? तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। बंटी, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम थोड़े दिन स्विमिंग के लिए मत आना। तुम घर पर आराम करो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं कुछ दिनों तक घर पर ही आराम करूंगा। बंटी घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में बंटी को लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पीछे देखता है पर पीछे कोई नहीं होता। वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। पहले खाना तो खा लो फिर सो जाना। तभी मनीष वहाँ आ जाता है। वो बंटी से कहता है, बंटी, क्या बात है? तुम आजकल कुछ परेशान से रहते हो। कोई बात है तो बताओ। भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। बंटी पहले से और ज्यादा कमजोर और अजीब लग रहा था, मानो जैसे उसके शरीर से रोज कोई उसकी ताकत ले रहा हो। बंटी का रंग भी पीला पड़ने लगा था। मनीष को लगा कि शायद बंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो सोचता है कि वो उसे कल डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। अगले दिन बंटी फिर क्लास के लिए तैयार होकर स्विमिंग के लिए चला जाता है। बंटी, बंटी, बंटी की तबीयत ठीक नहीं है। ये नहीं कि आराम करे। मनीष का बंटी को पुल पर ऐसे जाना ठीक नहीं लगता। मुझे एक बार जाकर पूल पर देखना चाहिए। आखिर बंटी इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी पूल पर क्यों गया है? मनीष बंटी को पुल पर देखने जाता है तो वहां उधर पुल का हाल बहुत ही अजीबोगरीब दिखता है। पुल में बहुत अजीब से लोग होते हैं। किसी आदमी के 2 मुंह तो किसी के 4 पैर। अरे, ये पूल में आज कैसे लोग आए हुए हैं? मुझे अब बंटी की और ज्यादा टेंशन हो रही है। मनीष भागकर पुल की तरफ जाता है। वो उधर जाकर देखता है कि वहां एक भूत बंटी को पुल में जबरदस्ती धकेल कर मारने की कोशिश कर रहा होता है। बंटी, तुम पूल से निकलो,
भागो तुम यहाँ से, ये एक भूतिया पुल है। माँ सही बोल रही थी। मनीष बंटी को पुल से जैसे तैसे भूत से बचाकर घर लाता है और घर जाकर माँ को सारी घटना के बारे में बताता है। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि उस पुल पर मत जाना, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देखो तुम्हारे चक्कर में आज तुम्हारे भाई को कितनी दिक्कत हो गई। माँ मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। माँ मनीष और बंटी को उनके शहर के पास वाले मंदिर के पंडित के पास ले जाती है। पंडित मनीष, बंटी और उनकी माँ तीनों को काला धागा बांधता है और तभी से बंटी ठीक हो जाता है।